Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया था, एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। आज की क्लास जो हमारी है वो न्यू क्लास है, ठीक है, मतलब कि न्यू चैप्टर से स्टार्ट है जिसका नाम है ट्रांसफॉरेशन इन एनिमल, ठीक है। हम लोगों ने प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ा था, प्लांट में कैसे ट्रांसफॉरेशन होता है, एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ा था, एनिमल में कैसे ट्रांसफॉरेशन होता है, इस चीज़ को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि आज का जो चैप्टर है वो न्यू चैप्टर है जिसका नाम क्या है, तो वो है ट्रांसफॉरेशन इन एनिमल, यानी कि प्राणियों में कैसे ट्रांसफॉरेशन होता है। मैम इसका मतलब समझाइए पहले। तो देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू, है ना, उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, खाना बनाते हैं लीफ में, लेकिन वो खाना एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचता है, वो फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है। इस चीज़ को हम लोगों ने ट्रांसफॉरेशन में पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था वाटर का जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुँचता है, तो जाइलम के थ्रू पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, प्लांट में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन है, ठीक है, और भी जो एनिमल हैं जिनके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, जो कि बहुत ही मतलब थोड़े ही हैं। बात करें जाए तो मेनली हमें यहाँ ह्यूमन के बारे में पढ़ना है ना। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें भैया हम लोगों ने यूज़ करी, ठीक है, तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा जहाँ पे अब हम लोगों ने यूज़ तो कर लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया। मैंने बताया था कि वो सारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, विभिन्न पार्ट में बांटती हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो तो बांटती हैं, लेकिन उनमें भी तो कोई ना कोई एक्ट करता होगा ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को एक और नाम से जान सकते हैं जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र बोलेंगे, और एक नाम तो बताया है वो है ट्रांसफॉरेशन, यानी ट्रांसफॉरेटरी सिस्टम भी कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को थोड़ा सा डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरा चैप्टर है उस पर तो आएंगे ही, लेकिन डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, मैं अगर बात करूँ परिवहन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि परिवहन किसे कहते हैं, तो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पहुंचना वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, ठीक है। सो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोरेशन से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड, ठीक है, ट्रांसपोरेशन, ठीक है। ट्रांसपोरेशन का मतलब होता है परिवहन। थोड़ा सा मैं डेली लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ उसको। देखिए, ट्रांसपोरेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना ट्रांसपोरेशन कहलाता है, यानी परिवहन कहलाता है, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ बोल सकती हूँ। सो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसका एक स्थान से, मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ, यहाँ पे दूसरा स्थान लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना क्या कहलाता है, ये परिवहन कहलाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, हम एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं एटमॉस्फेयर में से क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं ना, हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से पूरी एयर लेते हैं, जो भी उसमें जितने सारे कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं लेते, हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, वायु को लेते हैं, ठीक है। सो वायु में जो इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होगी, जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लिया, हमने वायु को लिया, वो लंग्स में गई। अब लंग्स से हमारे जितने सारे बॉडी के पार्ट है वहाँ सेल प्रेजेंट है, ठीक है। सो सेल में वो ऑक्सीजन जाएगी तभी तो आगे का प्रोसेस होगा, तो उसका भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान
स्थान क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। अब देखिए हमने जो एयर से वायु ली थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है, तो उनको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। सो ये भी तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होगा, है ना। ये इसमें भी क्या हो रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगी, उसके बाद वो क्या होंगी, बाहर होंगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको भी अंदर समझ में आएंगी जब हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम ये समझना है डेली लाइफ से कनेक्ट करके, ठीक है। सो O2 का यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन हो रहा है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इसलिए इसको परिवहन बोलते हैं। दूसरा CO2 भी, उसका भी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, परिवहन होता है ना। पहले तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको बाहर किया जाता है, तो कोई ना कोई तो एक्ट करता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का, यानी वो जा तो रही है ना एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो क्या है, परिवहन है। उसके बाद बात करते हैं, हम लोगों ने पोषक पदार्थ पढ़े थे, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं, तो वो अब कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जो सिर्फ हमारे लिए लाभदायक हो। अगर वो चीज़ लाभदायक है तो हानिकारक भी है। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, ठीक है, वो हानिकारक लाभदायक दोनों है, जैसे मोबाइल का ले लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेम वैसे जो पोषक पदार्थ हम लोग लेते हैं तो उनमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होते हैं, तो उनका भी क्या होता है, हमारी बॉडी से निष्कासन होता है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी क्योंकि वो भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो रही हैं, जा रही हैं ना। सो जो पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ, ठीक है, क्या है, पोषक पदार्थ, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अभी सिर्फ परिवहन की बात कर रहे हैं, फिर और भी आगे चीज़ें इसमें ऐड होंगी। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेगा, तो वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, ठीक है। और उन्हें किस नाम से लिखते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ लिखते हैं, ठीक है। उत्सर्जी स्कैटरी मटेरियल बोलते हैं ना, उत्सर्जी पदार्थ। उसके बाद आगे बात करते हैं हार्मोन की, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं भैया, बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स में बनते हैं और जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको पहुँचाया जाता है। अब ग्लैंड्स तो जाती नहीं कि वो पहले बनाएंगी उसके बाद फिर उनको पहुँचाने जाएंगी, जिसको ज़रूरत होगी भैया तुमको ज़रूरत है तुम ले लो, तुमको ज़रूरत है तुम ले लो, वो तो जाती नहीं, वो सिर्फ बनाने का काम करती हैं, ले जाने का काम कोई दूसरा करता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रहे हैं, तो ये भी क्या है, परिवहन है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आएंगी, ठीक है। तो जिस प्रकार डेली लाइफ में किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, सेम वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, CO2, पोषक पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन जो है, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आइए बात करते हैं, जब हम डेली लाइफ में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है हमको, है ना, ठीक है। हमने क्या बोला, जब हम डेली लाइफ में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमें क्या पड़ती है, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मीडियम की आवश्यकता, कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना, तभी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ठीक है। सो अब डेली लाइफ में तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे परिवहन की बात कर रही हूँ जिसमें कोई भी चीज़ आ जाए, बस हो, ट्रेन हो, कोई भी हो, ठीक है। सो उसी से कनेक्ट करके पढ़ रही मैं बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए, अगर मैं डेली लाइफ में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहती हूँ तो मुझे किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, बाई बस हो सकता है, बाई ट्रेन हो सकता है, मोटरसाइकिल, एनीवन, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो मैं उसको यहाँ साधन के रूप में लिख सकती हूँ। जी हाँ, देखिए, डेली लाइफ में मुझे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है तो हमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, और वो मीडियम क्या हो सकता है, साधन, ठीक है। उसे मैं साधन लिख सकती हूँ, साधन कोई भी हो सकता है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में O2, CO2, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन जो हैं, इनका जो परिवहन होता है उसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। और वो मीडियम कौन होता है, तो फ्रेंड्स वो मीडियम है, यहाँ भी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, और वो मीडियम क्या है, वो है ब्लड, ठीक है। क्या है, ब्लड है। मैंने क्या बताया, ब्लड को क्या बोलते हैं, रुधिर, रक्त, एनीवन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे हिंदी के नाम है, रुधिर है, रक्त हो गया, ठीक है। सो
हमारे जो बॉडी में इन सबका परिवहन होता है, इनमें मीडियम का वर्क कौन करता है, वो करता है ब्लड। ठीक है, अब आइए इधर बात करते हैं जो डेली लाइफ में साधन है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, उसके लिए मीडियम की आवश्यकता है। वो मीडियम क्या हो सकता है, साधन हो सकता है, साधन कोई भी हो सकता है। अब देखिए साधन है और एक कोई व्यक्ति है वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है, लेकिन यदि साधन में फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, क्योंकि देखिए बगैर ईंधन को तो चला नहीं जा सकता, बस हो चाहे ट्रेन हो, एनीवन कोई भी चीज़ हो, है ना, वो बगैर ईंधन के नहीं चल सकती है ना, फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है तभी तो आगे हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, फ्यूल की, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब इधर आते हैं अपने हमारी बॉडी में। अब यहाँ तो हमें समझ में आ गया मैम कि ठीक है, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, मीडियम वो साधन कहलाएगा, साधन में फ्यूल होगा तभी जा पाएगा। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में फ्यूल का एक्ट कौन करता है, तो फ्यूल का एक्ट करता है, वो करता है कौन, हार्ट करता है। ठीक है, हृदय करता है, हार्ट। ठीक है, HART, हार्ट, ये कौन करता है, हार्ट, हृदय लिख दूँ यहाँ पे। अब मैं हृदय आने लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे और कुछ बताना है। तो देखिए मैंने बताया कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जाना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। भाई साधन है मेरे पास लेकिन अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो हम नहीं जा सकते। सेम वैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्लड भी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर कोई पंप करने वाला नहीं है, उनको मतलब कि फ्यूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नहीं जा सकते हैं ना। मतलब कि यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या जो O2 है, CO2 है, पोषक पदार्थ है, सजीव पदार्थ है, हार्मोन्स हैं। ठीक है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो मीडियम है वो है ब्लड। लेकिन ब्लड तो है ठीक है, लेकिन अगर फ्यूल नहीं है तो कैसे जा सकेंगे। अब यहाँ पर फ्यूल का एक्ट करता है हार्ट, जो कि क्या होता है, पंपिंग सेट की तरह काम करता है, हमेशा धड़कता रहता है, तभी तो ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ईंधन का एक्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है हार्ट। अब देखिए हार्ट की दो एक्टिविटी होती हैं, इसकी दो एक्टिविटी होती है, वो आपको याद रखना। एक होती है शिथिलन, जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, शिथिलन बोलते हैं, शिथिलन। और दूसरा होता है संकुचन, जिसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्शन, संकुचन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मैं इसको बता दूं ये क्या होता है। जो हार्ट है इसकी दो एक्टिविटी होती है, एक होता है शिथिलन, दूसरा होता है भैया ये पंप कर रहा है तो इसकी एक्टिविटी तो होंगी, तो वो दो एक्टिविटी, एक है शिथिलन, एक है संकुचन। अब देखिए शिथिलन क्या होता है मैम, देखिए रिलैक्सेशन में क्या होता है, जब ब्लड रिलैक्स कंडीशन में होता है, आराम से बैठा रहता है, ठीक है, तब क्या होता है, ब्लड जो होता है बाहर से हमारे हार्ट में प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बैलून का लेके यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे बैलून जब रिलैक्स कंडीशन में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से उसमें हवा भर सकते हैं। सेम वैसे यहाँ पर क्या है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होगा तो अंगों से सारा जो ब्लड होगा ना हमारा कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं संकुचन में, कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ वही बैलून ले लेते हैं और उसको जो मैंने वहाँ पे गैस भरी थी, अब उसको मैं क्या करूँगी, दबाऊंगी। तो जब उसको दबाऊंगी, है ना, सिकुड़ना, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, जब उसको मैं दबाऊंगी तो क्या होगी, वही गैस बाहर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, जब हार्ट हमारा संकुचन अवस्था में होता है, यानी कि जब सिकुड़ता है तो ब्लड जो होता है वो हार्ट से अंगों की तरफ जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अंगों से हार्ट की तरफ आ रहा है। यहाँ क्या होता है, अंगों से जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, हार्ट की तरफ आता है। ठीक है, और यहाँ पर संकुचन में क्या होता है, यहाँ पर ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है, अंगों की ओर जाता है। तो ये चीज़ दोनों समझ में आई आपको। ठीक है, अब यहाँ समझ में आ गया भाई, मीडियम ब्लड है, फ्यूल का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। अब इधर आइए, देखिए जिस प्रकार मैंने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता, मीडियम की। मीडियम वो क्या कहलाएगा, साधन कहलाएगा, कोई भी हो सकता है। साधन में हमें फ्यूल होना चाहिए साधन में, तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास व्यक्ति तैयार है, साधन भी है, साधन में फ्यूल भी है, बट कोई भी अगर सड़क नहीं है, कोई भी रोड नहीं है, तो क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हैं लेकिन अगर गैस नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएं।
अब यहाँ पे कुछ लोग दिमाग में आएगा कि मैं चूल्हे में बना सकता हूँ, तो ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए भी लकड़ी नहीं है तो कैसे बनाओगे? सारी चीज़ें हैं, खाने की सारी तैयारियाँ आपने कर ली, बट चूल्हे में जो लकड़ी यूज़ होती है, कंडा यूज़ होता है, सारी चीज़ें अगर वो नहीं है तो कैसे बनेगा खाना ना। वैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी भी एक चीज़ का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, किसी भी चीज़ में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि साधन भी है और फ्यूल भी है, उसमें व्यक्ति भी तैयार है, लेकिन कोई रोड नहीं है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रोड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जिस प्रकार डेली लाइफ में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रोड की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड है जो कि मीडियम का वर्क कर रहा है, और हार्ट जो कि पंप कर रहा है, फ्यूल का वर्क कर रहा है। लेकिन यदि कोई भी रोड नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई पाइप हो रहेगी ना, तभी तो ये ब्लड हमारी बॉडी में जा पाएगा। भैया हार्ट एक जगह बैठा रहेगा, ब्लड भी ऐसे पानी की तरीके से तो बहेगा नहीं बॉडी में, कैसे मतलब ऑर्गन का कैसे निर्माण हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई सड़क होगी, ठीक है, या बोल सकते कोई ना कोई पाइप तो होनी चाहिए, तभी तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। तो वो पाइप होती है रुधिर वाहिनियाँ। क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियाँ, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं रुधिर वाहिनियाँ हिंदी में, रुधिर वाहिनियाँ। ब्लड को क्या करती हैं? ये ले जाती हैं, वहन करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं। तो मैंने बताया कि जिस प्रकार डेली लाइफ में क्या होता है कि रोड की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो रोड का एक्ट करती है वो क्या करती है? ब्लड वेसल्स करती हैं। अब देखिए, इधर आते हैं डेली लाइफ में। अब रोड भी है और फ्यूल भी है, साधन भी है, व्यक्ति भी है, लेकिन मान लीजिए हमें कहाँ जाना है, कोई भी ले लीजिए, कानपुर से लखनऊ, ठीक है, कानपुर से लखनऊ जाना है, ठीक है, लखनऊ जाना है, कानपुर से लखनऊ जाना है। तो भाई एक रोड ऐसी हो जो कानपुर से लखनऊ जाती हो, ठीक है, एक रोड ऐसी हो जो कानपुर से लखनऊ जाती हो, और एक रोड ऐसी हो जो लखनऊ से कानपुर आती हो, ठीक है। एक रोड ऐसी हो जो लखनऊ से कानपुर आती हो, और एक रोड ऐसी हो जो कानपुर से लखनऊ जाती हो, तभी तो हम आ जा सकते हैं। देखिए डेली लाइफ में ये रोड एक भी हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं हो सकती ये चीज़, एक रोड, बिकॉज यहाँ पे प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर दोनों का मिक्सअप हो जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। इसलिए इसको इसको समझाने के लिए ये यहाँ पे हम कर रहे हैं, वरना डेली लाइफ में तो रोड एक भी हो सकती है। लेकिन देखिए, हमारा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कानपुर से लखनऊ जाना है तो एक रोड ऐसी हो जो कानपुर से लखनऊ जाती हो, और दूसरी रोड ऐसी हो जो लखनऊ से कानपुर आती हो, तब हम क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं, ठीक है, परिवहन कर सकते हैं, मतलब ये आना जाना हो सकता है। सेम वैसे ही जिस प्रकार डेली लाइफ में ये पाथ होना चाहिए, दो तरीके का पाथ होना चाहिए, सेम वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है? दो तरीके के पाथ होते हैं। वो पाथ कौन से हैं? एक है धमनी, जिसको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज, या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं धमनी। और एक होती है वेन्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिराएं बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारी होती हैं, आर्टरी, धमनी, तो सिरा हो गई। तो मैंने बताया यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। अब मैम बताइए, धमनी क्या होती है, सिरा क्या होता है? तो देखिए, धमनी किसे कहते हैं? वे पाइप या वे नलियाँ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पाइप बोल सकते हैं, ठीक है, या रास्ता आप बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। वे नली या वो पाइप, ठीक है, वो पाइप या वो नली जो कहाँ से कहाँ तक जाती हो। अब मैं इसको बता रही हूँ कि ये होता क्या है। जो हार्ट से कहाँ जाती हो? अंगों की तरफ जाती हो। वो पाइप जो हार्ट से कहाँ जाती है? अंगों की तरफ जाती है, अंगों की तरफ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्टरीज, धमनी बोलते हैं। और मैम वेन्स क्या होता है? तो वेन्स की बात करें, वो नलियाँ या वे नलियाँ जो कहाँ से? अंगों से हार्ट की तरफ आती हैं। कहाँ? अंगों से हार्ट की तरफ आती हैं। इस चीज़ को याद रखना, तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक एक्सेप्शन में है पल्मोनरी धमनी, जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है ना।
तो इस चीज़ से आपको हमेशा मतलब क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वो क्यों एक्सेप्शन में, वो एक्सेप्शन नहीं है, वो एक तरीके से देखा जाए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वो जब आगे हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्टरीज किसे कहते हैं, वे नली या वो नलियाँ या वो पाइप जो हार्ट से अंगों की तरफ जाती हैं। मेरा हार्ट कहाँ पर है, तो हमारे इधर लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो हार्ट से अंगों की तरफ मतलब ऊपर और नीचे गई, हार्ट से निकल रही, वो धमनियाँ कहलाती हैं। और जो अंगों से हार्ट की तरफ आ रही हैं वो क्या कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। अब इनका वर्क क्या होता है, तो देखिए इनका वर्क क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट से अंगों की तरफ ले जाना, ब्लड को कहाँ से, हार्ट से अंगों की तरफ ले जाना इनका काम होता है आर्टरियों का। यानी ब्लड जो है वो हार्ट में शुद्ध हो रहा है ना, प्योर हो रहा है, प्योर होने के बाद कहाँ जा रहा है, ऑर्गन में जा रहा है, जो भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है उनमें जा रहा है। और इनका काम क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड को कहाँ ले जाना, हार्ट की तरफ ले जाना। आपको समझ में आया ये चीज़, ये क्या कर रही हैं, ब्लड को कहाँ ले जा रही हैं, हार्ट की तरफ ले जा रही हैं। यानी ये शुद्ध करने के लिए ले जा रही हैं और इसमें शुद्ध होकर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अंगों में जा रहा है। और यहाँ शुद्ध करने के लिए कहाँ ले जा रही हैं, तो हार्ट में ले जा रही हैं। तो ये चीज़ समझ में आई डेली लाइफ से कनेक्ट करके। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ा लीपापोती हो गई हो, है ना। देखिए परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति का, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ, किसी भी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में O2, CO2 जो भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, हार्मोन्स, उत्सर्जी का मतलब समझ रहे हैं, जो स्केटरी जितने सारे मटेरियल हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक हैं, तो उनका हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी है ना। सो वही चीज़ यहाँ पर है। सो देखिए O2, CO2 पोषक पदार्थ हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, हार्मोन का हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब दूसरी चीज़, जिस प्रकार डेली लाइफ में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी में इन सब का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मीडियम कोई भी साधन हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर मीडियम क्या होगा, ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू ये सारी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचती हैं, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। साधन है, साधन में अगर फ्यूल नहीं है तो फिर सारी चीज़ें बेकार है ना। सो वैसे ही अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ तो वहाँ पर जो फ्यूल का एक्ट करता है वो कौन करता है, हार्ट करता है, ठीक है। ये किसका एक्ट करता है, फ्यूल का एक्ट करता है, ईंधन का एक्ट कर रहा है कौन, हमारा हार्ट, ठीक है, जो कि क्या करता है, जीवन पर्यंत ऐसे क्या पंप करता रहता है, पंपिंग सेट का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं डेली लाइफ में, फ्यूल हो गया, साधन हो गया, और व्यक्ति भी तैयार है बट कोई रोड नहीं है तो हम फिर नहीं आ जा सकते, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है भैया, ब्लड भी है और ये सारे पदार्थ भी हैं, ठीक है, जो भी गैसेस हैं वो हैं, और ब्लड है, फ्यूल भी है, बट कोई भी अगर ब्लड को ले जाने वाली पाइप नहीं है, कोई भी इस यहाँ की तरह कोई रोड नहीं है, तो कैसे सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ पे जो रोड का एक्ट करती है वो करती हैं ब्लड वेसल्स, यानी रुधिर वाहिनियाँ करती हैं। अब देखिए भाई, व्यक्ति हो गया, साधन हो गया, फ्यूल हो गया, रोड हो गई, यहाँ भी सारी चीज़ें हो गई, जो पोषक पदार्थ है O2, CO2, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन हो गया, ब्लड हो गया, है ना, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। लेकिन मैं डेली लाइफ की अगर बात करूँ तो सबको सब जगह तो जाना नहीं रहता। तो मैं अपनी बात करूं, मुझे जाना है कानपुर से लखनऊ, तो पहले तो रोड वो होनी चाहिए जो कानपुर से लखनऊ जाए, है ना। दूसरी रोड वो होनी चाहिए जो लखनऊ से कानपुर जाए। अब हो सकता है कोई सोच रहा मैम हमेशा ही लखनऊ वाला एग्जाम्पल क्यों लेती हैं, क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ ना, इस वजह से। सो इधर बात करते हैं, तो यहाँ जिस प्रकार वहाँ पर हमें 2 पाथ ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे यहाँ पर क्या है, 2 पाथ यहाँ भी ज़रूरी है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर पाथ अलग अलग नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी अगर दोनों का मिक्सअप हो जाए, ठीक है। प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है, तो प्योर ब्लड वो है जो कि ऑक्सीजनेटेड हो, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और इम्प्योर ब्लड वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, ठीक है। सो आगे सारी चीज़ें बताएंगे आपको, यहाँ सब समझ रहे हैं। जो ब्लड वेसल्स होती
हैं, इनके दो पाथ होते हैं। जो रुधिर को ले जाने वाली पाइप होती है वो दो होती हैं, या बोलेंगे जो सड़कें होती हैं वो दो होती हैं। एक वो सड़क जिसका नाम है धमनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज या आर्टरी, ठीक है, और दूसरी सड़क होती है वेन्स, जिसे बोलते हैं सिरा। जो धमनी होती है ये क्या होती है मैम, तो देखिए जो पाइप हमारे हार्ट से अंगों की तरफ जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होती है आर्टरी। और जो पाइप हमारे अंगों से हार्ट की तरफ आती है उसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को हार्ट से सारे ऑर्गन में भेजना, ठीक है। जितने सारे ऑर्गन है हमारी बॉडी के सबको क्या करना, सब जगह भेजना, ठीक है। मतलब ब्लड को हार्ट से कहाँ भेजना, अंगों की ओर भेजना। यानी ये क्या कर रही है, ये प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान। और यहाँ अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है, अंगों से जितना सारा ब्लड है वो हार्ट की तरफ ले जाती हैं। यानी ये क्या करती है, प्योर ब्लड ले जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डेली लाइफ से कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक चीज़ और बताते हैं, जो इतनी सारी चीज़ें ये है ना, अभी इतनी सारी चीज़ें मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निर्माण कर रहे हैं, परिवहन का निर्माण कर रही है ना। तो हम सेम वैसे ही अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, एक सिस्टम का निर्माण करती हैं। इतने यानी ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स में धमनी हो गई, वेन्स हो गई, ये सारी चीज़ें मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करती हैं जो कि किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कोई भी सिस्टम कभी अकेला नहीं बनता है, उनमें कई सारी चीज़ें मिली होती है, सेम वैसे जैसे यहाँ मैंने बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसे क्यों बोला जाता है सिस्टम, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, एक सिस्टम का निर्माण करती है जो कि किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेशन होता है इसलिए सर्कुलेटरी हो गया। और ब्लड तो समझ में आ रहा है किस चीज़ का, ब्लड का हो रहा है। सिस्टम भी समझ में आया होगा क्यों बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज़ का आना जाना हो रहा है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है जो मेन इसका नाम है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ठीक है। प्राणी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ मैं यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रही हूँ। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, ह्यूमन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। और भी चीज़ जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक लाइन पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, हाइड्रा है और स्पंज है, ये दोनों हैं, सिर्फ एक एक लाइन दोनों के बारे में पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनियर सुपर टेट में पूछी गई थी, है ना। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ मेनली जो सबसे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत डीप भी नहीं पढ़ना, वो है ह्यूमन के बारे में, ठीक है। यानी ह्यूमन के परिवहन के बारे में पढ़ना है। और वो क्या कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं जो मेरा मेन टॉपिक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ये थोड़ा ओवरव्यू है, ठीक है। ओवरव्यू समझ में आ जाता है तो आगे की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ लिया था कि क्या होता है ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोला जाता है, सारी चीज़ें। अब चलिए आप नोट्स बना सकते हैं, उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो मैंने सिर्फ समझाया था, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी जब आगे समझाएंगे ना, तो वो ओवरव्यू दिमाग में रहेगा ना, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है। वहाँ हमने डेली लाइफ से कनेक्ट किया था, यहाँ नोट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो भी NCERT में दे रखा है उसके हिसाब से। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा O2, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि मैं ना सेंटेंस पे उतना नहीं जाती हूँ, जहाँ पे प्लस करना होता है प्लस कर देती हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा लंबा ना लिखने के कारण मैं क्या करती हूँ, उसको शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप सेंटेंस पे मत जाना, वो सारी चीज़ें सही लिखी होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये एंड में इस तरीके से बना दिया, यहाँ कहीं मैंने प्लस लिखा है, ठीक है। उसको और तथा ये सब करके नहीं लिखते हैं, जितना ज़्यादा शॉर्ट होता है उतना कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में सारी चीज़ें सही करनी
करनी है, ना कि वहाँ मुझे लिखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। लिखा है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा ऑक्सीजन, O2 लिखा मैंने, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उन्हें इन सभी पदार्थों को क्या करना होता है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। सेम वही चीज़ जो मैंने पहले समझाया है, यहाँ पर सिर्फ वर्डों में वो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, क्या करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना होता है, साथ में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका भी परिवहन करना होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका भी परिवहन करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, और वहाँ करना होता है जहाँ से वो क्या हो सके, बाहर हो सके। एग्जाम्पल में यहाँ बात कर लेते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, हम क्या करते हैं, एयर के थ्रू उसको ले लेते हैं जब सांस लेते हैं। और दूसरी चीज़, जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल में जाता है तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ता है। जब ग्लूकोज को तोड़ता है तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में एनर्जी बनती है। तो वाटर मॉलिक्यूल भी वेस्ट, हमारे जो वेस्ट जहाँ से मतलब ये सारा प्रोसेस होता है वहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है, यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर हो जाता है। और आगे बात करी जाए, जो एनर्जी है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उसको हम फिर बाहर कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। तो वो जो ये ब्लड ही करता है सारा काम। पहले सारे क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है उसको कहाँ ले जाता है, हमारी सेल्स में ले जाता है। फिर वहाँ पर जब ये ग्लूकोज टूटता है ना, जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो उसको फिर लेके आता है लंग्स तक। तो सेल से लंग्स तक लेके आया ना, तो यही चीज़ यहाँ का क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। मतलब जो सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक उस स्थान तक पहुँचाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जहाँ से उसको बाहर निकाला जा सके। वही चीज़ यहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सेल से कहाँ आती है, हमारे लंग्स तक आती है। लंग्स क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो उस स्थान तक पहुँचा रही है ना जहाँ से उसको बाहर निकलना है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न पार्ट में क्या करना होता है, पहुंचाना होता है, और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करना होता है, उस स्थान तक पहुंचाना होता है जहां से वो बाहर हो सके। ये चीज़ लिखा है। आगे लिखा है, इन सभी के लिए हमारी बॉडी में होता क्या है, हमारी बॉडी में होती है फ्यूल, यानी हार्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है ब्लड वेसल, जिसे बोलते हैं रुधिर वाहिनियाँ, जो क्या करती है, ब्लड का वहन करती हैं, ले जाने का काम करती हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेंस। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हमारे हार्ट से जो अंगों की तरफ ले जाती है, और वेंस क्या करती हैं, अंगों से हार्ट की तरफ लाती हैं। तो वही लिखा मैंने, इन सभी के लिए ये सारा काम कौन करता है, इन सभी के लिए हमारी बॉडी में हार्ट प्लस लिखा मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि कौन कौन सी, धमनी और सिरा। ब्रैकेट में मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, जो कि एक क्या करती हैं, सिस्टम, एक जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं या परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो परिसंचरण तंत्र का मतलब आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, हेमेटोलॉजी कहलाती है। ब्लड दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस लॉगस वर्ड से बना है। हीम का मतलब होता है रेड कलर होता है, लॉगस का मतलब होता है स्टड, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, लेकिन हमें वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, जितना हमें पढ़ना है सिर्फ वो मैंने यहाँ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में जितना था उतना बता रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारा है इसके बारे में। ठीक है, देखिए ब्लड की बात करते हैं, ये है क्या, तो ये है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक, तरल लिक्विड है, संयोजी कनेक्टिव ऊतक टिश्यू। हमने पिछली क्लास में जब सेल्स पढ़ाया था, सेल वाला टॉपिक, वहाँ भी ऊतक के बारे में बताया था आपको। ऊतक क्या होता है, ऊतक एक प्रकार का कई सारी सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए बना होता है। सेम वैसे जो ब्लड है ये भी क्या है, ऊतक है, जो कि पर्टिकुलर क्या काम होता है, परिवहन का काम होता है इसका। एक स्थान से दूसरे स्थान चीज़ों को ले जाने का काम करता है। कौन, ये हमारा ब्लड। वो चीज़ें क्या हैं मैंने बताया था, O2 हो गया, CO2 हो गया, उत्सर्जीय पदार्थ हो गया, हार्मोन्स हो गए, पोषक पदार्थ हो गए, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। तो ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, एक टिश्यू है, पर्टिकुलर क्या कर रहा है, परिवहन का काम कर रहा है। अब दिमाग में आता है टिश्यू तो मैंने सारे के सारे सॉलिड पढ़े हैं, ये कौन सा टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। तो हाँ, ये क्या होता है, बहता है, फ्लूइड के रूप में होता है ना, मतलब कि एक स्थान दूसरे स्थान जा रहा है तो भैया किसी बस का यूज़ नहीं कर रहा है, ये क्या है, पानी की तरह क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसी वजह से इसको तरल बोला गया। संयोजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है। हाँ, इसको हम अंग बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऊतक मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं,
वैसे यहाँ पर जो ये ऊतक हैं ये किसका निर्माण कर रहे हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे संयोजी, कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, टिश्यू हो गया। तो आपको समझ में आया, अब ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कहाँ से क्या सारा सिस्टम होता है। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है, हमारा डाइजेशन हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू, विलाई जो प्रेजेंट होती है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, यही ब्लड वेसल्स जिसे हम रुधिर वाहिनियाँ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजती हैं। तो काम वही हो रहा है जो अभी मैं बता रही हूँ, है ना। तो ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, इसलिए इसको संयोजी बोला जाता है। टिश्यू है एक प्रकार का, लेकिन कैसा टिश्यू है, लिक्विड है, ठीक है, तरल वाला है। यही एक ऐसा टिश्यू है जो कि कैसा है, तरल है, ठीक है। जो ये तरल है वो किससे बना है, तो वो बना है प्लाज्मा से। आगे वही लिखा है जो कि एक लिक्विड से बना है जिसका नाम है प्लाज्मा, ठीक है। सो ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जो कि एक लिक्विड से बना है जिसका नाम है प्लाज्मा। सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा जा चुका है कि ये क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी डेली लाइफ से समझाया था आपको, वही यहाँ पर लिखे हैं। O2 का क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन प्लस उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। जो हमारे लाभदायक है उनका परिवहन करता है, जो हानिकारक है उनको उस स्थान तक पहुंचाता है जहां से वो बाहर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ठीक है। हार्मोन्स का परिवहन करता है, ठीक है। दूसरा है आयन का, साल्ट का, और भी सारी चीज़ें जिनका क्या करता है, परिवहन करता है। तो ये हुआ परिसंचरण तंत्र के बारे में, क्या होता है ब्लड के बारे में, ब्लड होता क्या है, मतलब कहते किसे हैं, ठीक है। कलर वगैरह मैं अभी बताऊंगी। फंक्शन की बात करें वो मैंने बता दिया क्या इसके कार्य होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। ब्लड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो अगर मैं ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करूँ तो आइए थोड़ा सा ये फिगर देख लेते हैं जो मैंने बस रफली बनाया है समझने के लिए। देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, जिसका कितना % होता है ब्लड में, तो 55% होता है। सपोज मान लीजिए ब्लड कितना 100%, ठीक है। 100 में 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का होता है, जो कि किस स्टेज में होता है, वो है लिक्विड स्टेज में, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मैंने बनाया है। ये ब्लड का पूरा मैंने दिखाया है कि ब्लड, ये चीज़ मैंने ऐसे करके बताया है, ठीक है। सो उसमें 55% पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा का होता है, जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। 45% पार्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है, जिसमें 44% जो पार्ट होता है वो होता है आरबीसी का, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेस, ठीक है, या बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका। एक और नाम है इसका एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। सो 45% पार्ट किसका होता है, आरबीसी का होता है, और 1% पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो ये मैंने ब्लड कंपोनेंट्स बताया। मैंने बताया इसमें जो ब्लड कंपोनेंट्स होता है इसमें 55% पार्ट होता है प्लाज्मा का, जो कि लिक्विड स्टेज में है। 45% पार्ट होता है किसका, सॉलिड स्टेज का, जिसमें 44% पार्ट जो है वो है डब्ल्यूबीसी का। और इस सॉरी देखिए मैंने ये चीज़ बताया कि जो ब्लड कंपोनेंट्स है उसमें अगर बात करी जाए तो कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। तो सपोज मैंने मान लिया ब्लड का जो % है वो है 100%, ठीक है। तो 100% में 55% जो पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा का, जो कि स्टेज की अगर बात करी जाए किस स्टेट में है तो वो है लिक्विड, ठीक है। जो स्टेज है उसकी कैसी है, तो वो है लिक्विड स्टेट। आगे बात करते हैं जो 45% पार्ट है, मैंने 55 का बताया, तो 45% किसका है, तो देखिए 45 में 44% पार्ट है आरबीसी का, यानी लाल
जो रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इनका कितना पार्ट है 44%, और 1% जो बचता है, 45 मैंने बताया था ना, सो 1% जो बचता है उसमें है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि इस फिगर के थ्रू थोड़ा सा समझे हम लोग। अब आइए यहाँ पर मैंने जो सारी चीज़ें लिखी है वो क्या है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ब्लड को मैंने दो भागों में ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। पहला 45% पार्ट जो कि कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। पहला है 45% पार्ट जो कि क्या है, सॉलिड है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है, जिनका कितना परसेंट है 44% है, यानी जो ब्लड में 44% क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है। अब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आगे हैं, ठीक है। आगे क्या है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जिनका परसेंट कितना है, 1% है। 1% में ये दोनों आ जाती है, और 44% में क्या है, आरबीसी है, ठीक है। और इनका स्टेट क्या है, किस अवस्था में है, तो वो अवस्था क्या है, सॉलिड है, ठीक है। इधर बात करते हैं 55% पार्ट लिक्विड है जिसका नाम है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ब्लड में क्या है, 55% पार्ट प्लाज्मा का होता है, 44% पार्ट आरबीसी का होता है, और 1% पार्ट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो सॉलिड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में, जिसका नाम है क्या, प्लाज्मा। जिसके बारे में क्या चीज़ें याद रखनी है, पहला क्या है, इसमें कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है, तो 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा की बात करी जा रही है, 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कितने परसेंट यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो 6 से 8% क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, काम की बात करें तो ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का परिवहन करते हैं। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका परिवहन, उनका कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हार्मोन्स का परिवहन ब्लड के थ्रू होता है, लेकिन वो चीज़ ओवरऑल में थी, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें तो वो कौन सा है, वो है ब्लड, बट अगर पर्टिकुलर बात करें कौन करता है, तो वो करता है प्लाज्मा करता है। समझ में आया। आगे क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है। ओवरऑल में कौन करता है, ब्लड करता है, बट पर्टिकुलर कौन करता है, तो वो है भाई प्लाज्मा, ठीक है। आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है जो कि एनसीईआरटी में नहीं थी, मतलब जिस क्लास 7 एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं थी, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, वहाँ पे नहीं थी, बट मैंने इस चीज़ को लिख दिया यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ लिया जाए तो ठीक है, वरना सुपर टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने लिखा है, इसमें थक्का बनाने वाला पदार्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कोएगुलेंट मटेरियल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और एक है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये तो हो गए भैया थक्का बनाने वाले। अब थक्का ना बनाने वाले पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है, हिपैरिन है। तो दिमाग में आता होगा कि मैम ये चीज़ तो समझ में आए कि थक्का बनाने वाले प्रेजेंट है, लेकिन ना बनाने वाले क्यों प्रेजेंट है। जब थक्का बनना है तो फिर ना बनाने वाले क्या मतलब है, वो क्यों प्रेजेंट है, अगर नहीं बनना है तो बनाने वाला क्यों प्रेजेंट है। तो देखिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। जब हमारी बॉडी में चोट लगती है, ठीक है, हमारी बॉडी में जब चोट लगती है तो जो रक्त बहता है, ठीक है, वो रक्त ना बहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन होते हैं। यानी कि बॉडी के आउटर साइड कौन वर्क करता है, तो ये करते हैं, यानी ये थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी से रक्त बाहर ना जाए इसके लिए क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं, थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है यदि वहाँ थक्का बन जाए तो क्या हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते, है ना, हम तो मर ही जाएंगे। सो हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का ना बने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, जिसका नाम है हिपैरिन। सो हिपैरिन कहाँ पर वर्क करता है, वो करता है बॉडी के अंदर एक्ट करता है, बट ये बॉडी के बाहर एक्ट करते हैं, और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक ये प्लाज्मा का सारा चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। आइए बात करते हैं जो 45% पार्ट होता है ब्लड में,
सॉलिड स्टेट में, उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने बताया 44% पार्ट होता है आरबीसी का और 44% पार्ट किसका होता है, आरबीसी का। 1% में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स दोनों होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम आरबीसी की बात कर लेते हैं। आरबीसी में बात करें जब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगी, है ना, बट हमें डेप्थ में नहीं जाना है, जितना क्लास 7 एनसीईआरटी में दे रखा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, इधर लिख देती हूँ, रेड ब्लड, वैसे मैंने वहाँ लिखा है ना। इसका नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। यहाँ मैंने कॉर्पसेल्स रुधिराणु जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है CORPL' कर दिया है, ठीक है। सो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। और एक नाम और इसका है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। एक नाम और है जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। स्पेलिंग है ERYTHROCYTES। एरिथ्रोसाइट्स नाम है किसका, आरबीसी का। इसके बारे में याद क्या रखना है, तो याद रखना है कि इसमें प्रेजेंट होता है रेड पिगमेंट, लाल कलर का एक वर्णक प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और इसी के कारण जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। तो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ क्या प्रेजेंस होता है, क्या प्रेजेंस होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या करती हैं ये, तो ये क्या करती हैं, O2 और CO2 का परिवहन करती हैं। देखिए ब्लड में जितने सारे कंपोनेंट्स हैं सबका अपना अपना अलग काम है ना। जैसे प्लाज्मा क्या कर रहा था, हार्मोन्स का संवहन कर रहा था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, जो उत्सर्जित पदार्थ थे उनका कर रहा था। ये O2 CO2 का नहीं करता है। O2 CO2 का कौन करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कौन करता है, आरबीसी करती हैं। तो आरबीसी का जो मेन वर्क क्या है वो है ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। तो ओवरऑल में ब्लड करता है, पर्टिकुलर आरबीसी करती हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसकी कमी से होने वाला रोग, यदि हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो इस क्या होगा हमारी बॉडी में, तो जब आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया। मैंने यहाँ लिखा है, ये एरिथ्रोपीनिया नाम है। पीनिया का मतलब होता है कमी होना, एरिथ्रो तो इसके नाम से ही लिया गया है, एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है ना। सो एरिथ्रोपीनिया भी आप याद रखना, में भी पूछ लिया जाए क्योंकि इसका दूसरा नाम है ये। सो ये है आरबीसी से रिलेटेड। अभी हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, तो क्विकली रिवाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए 45% पार्ट किसका होता है, किस स्टेट में होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। 55% पार्ट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जो जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा की बात करते हैं, इसमें 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आगे बात करें हार्मोन्स का, जो भी हमारे सेक्रेटरी मटेरियल हैं उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका वर्क क्या होता है, तो वर्क की अगर बात, ये तो इसका वर्क हो गया। इसमें मेन एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसमें थक्का बनाने वाले पदार्थ और थक्का ना जमने वाले दोनों प्रेजेंट होते हैं। थक्का बनाने वाले में बात करी जाए तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो होते हैं। थक्का ना बनने में बात करी जाए तो हिपैरिन है, जो कि कहाँ एक्ट करता है, बॉडी के अंदर एक्ट करता है, और ये बॉडी के बाहर एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आरबीसी की बात करी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में नहीं किया है, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, हिंदी में बोलते हैं रुधिर रक्त कणिकाएं, या लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा नाम है इसका एरिथ्रोसाइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। फंक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। कमी से होने वाला रोग क्या है, वो है एनीमिया। एक दूसरा नाम है इसका एरिथ्रोपीनिया। पीनिया का यहाँ मतलब क्या है, पीनिया का मतलब होता है कमी, ठीक है, और इथ्रो यहाँ से इसके नाम से लिया गया है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखें, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा, जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ना, सॉरी, हाँ,
क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से एक चीज़ उतर गई। चलिए अभी मैं याद करके बताती हूँ, दिमाग से वो चीज़ चली गई, क्या बताने वाली थी मैं। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम WBC की बात करते हैं, प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। जो जितना सारा हम लोग को पढ़ना है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जो मुझे नहीं याद आ रहा था उसको हम याद करके बताएंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं आगे। हमने RBC की बात कर ली थी, उसमें जितनी सारी चीज़ें हमको याद कर रखनी थी, ज़्यादा नहीं, बस वह एक एक लाइन याद रखनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं याद रखनी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ से कूट के रूप में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं WBC की। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पसेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। और एक और नाम है इसका, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। मैं हिंदी में यहाँ लिख देती हूँ, इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट। हिंदी नहीं लिखने आ रही फ्रेंड्स मुझे, मैंने इंग्लिश में लिखा है ल्यूकोसाइट्स। हाँ, ल्यूकोसाइट्स ये इसका नाम है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। एक और नाम है इसका, क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। देखिए अब इसका काम क्या होता है, क्या याद रखना है, तो ये याद रखना है कि एलर्जी, इन्फेक्शन तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? WBC। और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है हमें, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। तो याद क्या रखना है, ये क्या काम होता है? इसका काम होता है एलर्जी, इन्फेक्शन, जो भी रोग होते हैं उनसे हमें क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसे हिंदी में भी प्लेटलेट्स बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है। और एक और नाम इसका है, वो है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें क्या याद रखना है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, रक्त के थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। कौन? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, जो रक्त में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, किसमें हेल्प करती हैं? तो रक्त के थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है। WBC से रिलेटेड क्या याद रखना है? रोगों से लड़ने में हेल्प करती हैं, और ये प्लेटलेट्स किसमें? रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म हम पूरी पढ़ाएंगे सुपर टेट जब आपको बताएंगे, ठीक है। सुपर टेट में जब पढ़ाएंगे तो मैकेनिज्म बताएंगे कैसे रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इतना डीप जाना नहीं है मुझे। आगे बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, बात कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स क्या होती है? वो पाइप होती हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। वो पाइप कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी? एक होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा। इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज मैंने लिखा है, वेन्स लिखा है। सबसे पहले हम आर्टरीज की बात कर लेते हैं। ये क्या होती हैं? तो ये हृदय से अंगों की ओर जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, क्या? हार्ट बनाया, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने हार्ट बनाया, तो हार्ट से, और ये सारे हमारे ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट हैं, तो हार्ट से जो इधर जा रही हैं, अंगों की तरफ जा रही हैं, ये अंग हैं, और ये हमारा क्या है? हार्ट है, ठीक है। हार्ट से जो अंगों की तरफ जा रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं, यानी धमनी बोलते हैं, ठीक है। और जो अंगों से हार्ट की तरफ आती हैं उनको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? इस चीज़ को हम फिगर में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि एक जो एक्सेप्शन में हम लोग याद रखते हैं अपवाद में, वो अपवाद नहीं याद रखना पड़ेगा, उसको हम समझाएंगे, ठीक है। धमनी क्या होती है? हृदय से अंगों की ओर जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये कूट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो क्या है कि इनकी दीवारें मोटी होती हैं, साथ में कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती हैं, यानी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, लचीली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इनकी दीवारें मोटी क्यों होती हैं? ऐसा क्यों होता है? ये प्रत्यास्थ होती हैं। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर क्या होता है? ब्लड का फ्लो तेजी से होता है, जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? ये दीवारें मोटी होती हैं। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ से फ्लो कर रही है तो ज़रूरी है कि उसकी दीवारें मोटी हों, ठीक है, वरना वो फट भी सकती है। इनकी दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं। और एक चीज़ और याद रखना, धमनियों में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी वॉल्व का मतलब समझ रहे हैं? बंद करने वाला वो चीज़, ठीक है। अब यहाँ समझाएंगे तो आपको समझाएंगे। जैसे दरवाजे में क्या होता है? वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है।
ये चीज़ याद रखना, ये पूछा गया है कि इनकी दीवारें मोटी होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते हैं, या यहाँ पे मैं शॉर्ट में ऐसे कहीं लिख दूँ, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दूँ कि यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, वॉल्व जो होता है वो क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉल्व क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या होता है, इनका काम होता है जो ऑक्सीजन समृद्ध है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ब्लड को क्या करना, हार्ट से विभिन्न अंगों तक ले जाना। तो आप समझ रहे हैं, ये हृदय से अंगों की ओर जा रही है तो प्योर ब्लड ले जाती हैं। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, धमनियों में कैसा ब्लड बहता है, तो प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। प्योर मतलब शुद्ध ब्लड बहता है, जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है। उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। आइए वेन्स की बात करते हैं। ये अंगों से हृदय की ओर जाती हैं। वो कहाँ जा रही थी, हार्ट से बाहर जा रही थी, और ये बाहर से हार्ट की तरफ आती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल प्रेजेंट होती है इनकी, वो कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। और इनकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, इनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हुक टाइप का लगा होता है। अब हुक टाइप का मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारी सिरा, ठीक है। सिरा में क्या होता है, इस टाइप का क्या होता है, ये लगा होता है, एक मिनट, ऐसे वॉल्व लगा होता है, ठीक है। अब ब्लड क्या किया, ब्लड काफ़ी तेज़ी से आता है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ से ब्लड आया तो ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। जब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब पीछे से ना उल्टे, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेशर पड़ेगा तो खुलेगा, लेकिन जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर ये खुलने का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि ऊपर से ब्लड आया तो यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो ये खुल गया, ये ब्लड आगे बढ़ गया, फिर ये क्या होता है, बंद हो जाता है। अब ब्लड पीछे ना जाए इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझ में आया कि वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, इनकी दीवारें भी पतली होती हैं। अब पतली क्यों होती हैं और वॉल प्रेजेंट होते हैं, अब इसके कई कारण हैं। पहली चीज़ तो ये हो गया कि वापस ना जाए ब्लड, इस वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। दीवारें भी पतली होती हैं, ऐसा क्या होता है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है कंपैरिजन किसके, धमनियों के। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, 120 होता है, और यहाँ पर कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड का कितना होता है, 80 प्रेशर होता है, यहाँ 120 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वॉल भी प्रेजेंट होता है। भैया प्रेशर कम है, कोई चीज़ पीछे भी आ सकती, इसलिए वॉल प्रेजेंट होता है। और दीवारें पतली हैं क्योंकि प्रेशर कम है तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, याद रखना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। कथन में कई सारे 1 2 3 करके नंबर दिए थे, उसमें छांटना था कि कौन कौन सा सही है, तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तीसरा क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये CO2 समृद्ध ब्लड को क्या करती हैं, अंगों से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। तो इस चीज़ से ही क्लियर हो जाता है कि ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं, ठीक है। यानी अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए कहाँ ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं। इम्प्योर का मतलब क्या है, CO2 प्रेजेंट होगी उसमें, ठीक है। CO2 की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और धमनियों में क्या प्रेजेंट होता है, धमनियों की बात करें तो प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, वो क्या करती है, हार्ट से अंगों की तरफ ले जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। WBC का वर्क सिर्फ याद रखना है, रोगों से लड़ना, इन्फेक्शन हो गया, इन सब में क्या करना, हमारी हेल्प करना, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना, बढ़ाना, सुरक्षा प्रदान करना। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करना। ब्लड वेसल्स क्या है, एक प्रकार की पाइप हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। वो पाइपें 2 प्रकार की होती है, एक है आर्टरी, एक होती है वेन्स, यानी एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। धमनी की बात करें, ये हृदय से अंगों की ओर जाती है, और ये अंगों से हृदय की ओर जाती हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, दीवारें मोटी होती है, यहाँ पर दीवारें पतली होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर 120 प्रेशर होता है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 80 प्रेशर होता है। तो प्रेशर जो ज़्यादा होने के कारण दीवारें मोटी होती है ताकि फटे ना। दूसरी चीज़, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि कोई चीज़ इतनी तेज़ी से आ ही रही है कि वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे वॉल्व नहीं प्रेजेंट
प्रेजेंट होते हैं। ये प्रत्यास्थ होती है। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये पतली हो गई इसकी दीवार। दूसरी यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण वॉल प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ब्लड वापस ना आए। ठीक है, आगे बात करते हैं ये कैसा ब्लड ले जाती हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है, और प्योर ब्लड को ले जाती है। और कहने का मतलब है कि ये क्या करती है, प्योर ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है, यानी हार्ट से कहाँ पहुंचाती है, अंगों की तरफ। और ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध ब्लड है उसको क्या करती हैं, अंगों से हार्ट की तरफ लाती हैं। किस लिए, शुद्ध होने के लिए। तो ये हो गया वेंस के बारे में इतना याद रखना, सिराओं के बारे में इतना याद रखना। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़ ज़रूर याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है ये भी मैंने बताया, सारी चीज़ें। ठीक है, ये दोनों ये वाले पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट है। ये वेंस क्या है, सिरा क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बात करती हूँ जो भी हमें बात करना है। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया था, ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लिया था। अब आगे बात करते हैं हम हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट की बात करें तो ये क्या है, सारी चीज़ें तो समझेंगे ही, थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसे ही देख लेते हैं जो मैंने लिखा है। यहाँ लिखा है यह वह अंग है जो कि क्या करता है, ब्लड द्वारा जो भी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए क्या करता है, पंप के रूप में जीवन पर्यंत क्या करता है, कार्य करता रहता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यह वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में जीवन पर्यंत क्या करता रहता है, वर्क करता रहता है, कार्य करता रहता है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन की बात करें, यहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है जो हमारी वक्ष गुहा होती है उसमें, वक्ष गुहा में स्थित, वक्ष गुहा में स्थित। ठीक है, और जिसका निचला सिरा थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे लंग्स के थोड़ा सा बाईं ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लंग्स के थोड़ा सा ये बाईं ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, थोड़ा सा झुका होता है। ओके, वेट की बात करते हैं, वेट कितना होता है, तो वेट जो होता है वो होता है 300 ग्राम, अप्रॉक्स कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कलर की बात करें किस कलर का होता है, तो पिंक होता है। यहाँ पे ये वेट याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। और स्थिति तो ठीक है, आपको खुद ही पता है कि हमारे जो भी लंग्स हैं वहाँ उनमें क्या होता है, ये जो हमारा लंग्स है उसमें कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। लंग्स में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, सॉरी मैं क्या बोल रही थी, दिमाग से चला जा रहा था। देखिए अगर इसकी पोजीशन की बात करूँ तो जो हमारे दोनों लंग्स हैं ना उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है थोड़ा सा बाईं ओर, सेंटर से थोड़ा सा बाईं ओर क्या होता है, ये झुका होता है। सो यही चीज़ याद रखनी कि हाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा बाईं ओर होता है, सेंटर से थोड़ा सा बाईं ओर, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, वेट क्या है, 300 ग्राम होता है इसका। कलर कैसा होता है, पिंक होता है। चैम्बर कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर जो प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, देखिए आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हार्ट की तो बात मैंने कर ही ली, जो भी मैंने यहाँ लिखा है ये एनसीईआरटी में था इतना। ठीक है, वेट नहीं था, कलर नहीं था, चैम्बर दिया था, ये दिया था, ये दिया था, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ऐसे हार्ट के चारों तरफ, बाहर की तरफ एक आवरण प्रेजेंट होता है हार्ट के। ये मैंने हार्ट बनाया भैया, ज़्यादा अच्छा नहीं है समझने के लिए। ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट नहीं है, ये हार्ट के बाहर का एक आवरण है, यानी हार्ट के चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण प्रेजेंट होता है। या मैंने पहले हार्ट बना लूँ बीच में, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने बना लिया हार्ट, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, हार्ट बनाया। और हार्ट के जो हार्ट है, इस हार्ट के चारों तरफ इस तरीके से एक आवरण प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि 2 लेयर में होता है। ठीक है, कैसा होता है, 2 लेयर में होता है, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। ठीक है, बाहर वाला इस तरीके से क्या होता है, ये 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। बाहर एक आवरण प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है, 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम।
कार्डियम, इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलेंगे हृदयावरणी आवरण, लेकिन हिंदी में नहीं पूछता है कि जो हृदय है, हार्ट है, उसके बाहर के आवरण को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, सो ये बाहर का आवरण है। जो आवरण है ये कैसा होता है, 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है एक्टोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो आपको वो याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है इस बाहर के आवरण को कहते क्या हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसके अंदर इस तरीके से फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, या फिर हिंदी में बोलते हैं हृदयावरणीय द्रव बोलते हैं। ठीक है, तरल बोलते हैं, तो आप तरल बोले या द्रव बोले कोई बात नहीं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो कि इसके अंदर भरा है। ये क्या है, हृदयावरणीय द्रव है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने हार्ट बनाया। अब हार्ट की कितनी लेयर होती है, ये हार्ट है, हार्ट की 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हार्ट में कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो वो 3 लेयर मैं यहाँ बना रही हूँ, और थोड़ा सा मोटी बनाऊंगी। दाहिने साइड की क्या करूँगी, बाएं साइड की मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मोटी लेयर बनाऊंगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, बायां साइड है। अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो ये बायां साइड हो जाएगा ना। तो जो बायां साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है, इसकी थोड़ा सा दीवारें में मोटी बनाऊंगी। और मोटी क्यों बना रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। हार्ट की कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, हार्ट में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये हार्ट की लेयर है, आवरण नहीं है। ठीक है, आवरण अलग से है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये हार्ट की लेयर हैं जो कि कितनी होती हैं, 3 होती हैं। आपको नाम नहीं याद रखने, सिर्फ यही याद रखना है कि कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये मैं बताऊंगी सुपर टेट में सारी चीज़ें आपको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखें कि कितनी लेयर प्रेजेंट है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हार्ट होता है ना, ये क्या होता है, 4 कमरों में डिवाइड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, 4 कमरों में इस तरीके से डिवाइड होता है। मैंने 4 कमरे बना दिए, 1 2 3 4, यानी जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं राइट आर्टिकल। ठीक है, राइट आर्टिकल या राइट आर्टरियम बोल सकते हैं आप। ठीक है, और ये क्या है, ये राइट आर्टरियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। हिंदी में बोलते हैं क्या, दायां अलिंद और दायां निलय। दायां अलिंद, अब ऐसे खड़े होंगे तो ये दायां अलिंद हो जाएगा और नीचे का दायां निलय हो जाएगा। इधर जाएंगे तो लेफ्ट आर्टिकल और नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो ये क्या है, L फॉर लेफ्ट। ठीक है, और A फॉर आर्टरियम बोलो चाहे आर्टिकल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में होता है अलिंद। ठीक है, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, LV। समझ में आया। जो 4 कमरे उनका नाम क्या है, तो ये है दायां अलिंद। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैं यहाँ लिख दूं, ये है दायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, क्या बोलेंगे, दायां अलिंद। ये है दायां निलय, दायां निलय। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, बायां अलिंद, और ये है बायां निलय। आपको बता दूं ये फ्रेंड ऐसे करके वहाँ पे फिगर नहीं था, लेकिन हमने सोचा जो मैंने यहाँ लिखा है इससे बेटर है मैं फिगर के थ्रू आपको समझा दूं, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई चीज़ याद करने के लिए ना। कोई भी चीज़ याद करो तो डायग्राम के थ्रू, या फिर कोई स्टोरी बना के याद करो तो ज़्यादा बेटर तैयार होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। हार्ट के चारों तरफ ये मैंने हार्ट बनाया जो कि 3 लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हार्ट की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। बाहर की तरफ एक आवरण प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि 2 लेयर से मिलकर बना होता है। इसके बीच में क्या होता है, इस तरीके से फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना डिटेल में। जो हार्ट होता है वो 4 कमरों में डिवाइड होता है जिन्हें बोलते हैं हम 4 चैम्बर। ठीक है, यानी कि चैम्बर बोलते हैं। 4 कमरों में डिवाइड होता है। एक होता है दायां निलय, इधर दाहिने साइड में दायां निलय, नीचे आएंगे दायां अलिंद, फिर नीचे दायां निलय, और इधर बाएं साइड में बायां अलिंद बायां निलय। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारा ये अलिंद और ये निलय है ना,
इनके बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल कौन सा होता है, इनको बात करते हैं। ये वो धमनी और सिरा वाले वॉल्व नहीं है, ये हार्ट के अंदर वाले वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है, या फिर आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे करके बना ले, चाहे ऐसा करके, कैसे भी करके बना ले, इस टाइप से वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो इस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। स्पेलिंग है TRICUSPID, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, BICUSPID। आपको समझ में आया बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व किसे बोलते हैं, ठीक है। और जो ये बाइकस्पिड वॉल्व है, इसका एक और नाम है मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पे मैं लिख दूँ मिट्रल वॉल्व, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ, मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, मिट्रल वॉल्व, ठीक है, इसका नाम है। तो अब आपको समझ में आया हार्ट का ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो कितने चैम्बर्ड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और वॉल्व याद कर लीजिए, मे भी पूछा जा सके, वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप याद रखें। दोबारा मैं आपको ये पूरा रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि इतना ही हमें सिर्फ जानना है हार्ट के बारे में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन आता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। जो हार्ट है उसका वर्क क्या होता है, तो जो भी पदार्थों का परिवहन होता है ब्लड के थ्रू, उसके रूप में ये क्या करता है, परिवहन के रूप में ये क्या करता है, पंपिंग का कार्य करता है। सॉरी जो जितने सारे पदार्थों का परिवहन होता है ना हमारे ब्लड के थ्रू, उसके लिए ये क्या करता है, पंप के रूप में कार्य करता है, हमारी बॉडी में जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो हमारे लंग्स होते हैं उन सेंटर में, ठीक है। लंग्स के क्या करते हैं, दोनों लंग्स के सेंटर में हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। वेट की बात करते हैं, अप्रॉक्स 300 ग्राम होता है। कलर कैसा होता है, पिंक होता है। अगर चैम्बर की बात करें तो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इसमें 4 कमरे प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा ये मैं डायग्राम बता दूं आपको। ये है हमारा हार्ट जो कि 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। इसके 3 लेयर प्रेजेंट होती है। बाहर की तरफ एक आवरण प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड इस टाइप का भरा होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, हार्ट को हमारे बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। ये पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियम है ये क्या करता है, हार्ट को हमारे बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। अब जो हार्ट हमारा है ये 4 कमरों में डिवाइड होता है इस तरीके से, जिसमें जो ये पहला वाला है अलिंद और निलय नाम होते हैं, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हिंदी में दाया अलिंद, दाया निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है। जो ये राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, बस ब्लड, वही काम है इनका कि ब्लड वापस से ना जाए, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है इनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहा जाता है। एक चीज़ और मैंने वो चीज़ यहाँ पे मैंने बोला था कि जो ये दीवार है, मैं जो ये बायां साइड जो है इस तरफ मैंने मोटी बनाई है। मोटी बनाने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी के पूरे भाग में जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है काफ़ी होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई धमनी प्रेजेंट होगी। श्योर सी बात है, क्योंकि मैंने यही बताया है कि धमनियाँ क्या करती है, हार्ट से ब्लड को अंगों की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कोई ना कोई धमनी प्रेजेंट होगी, है ना। सो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं मोटी प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज़, यहीं से क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी में फेंका जाता है, ठीक है। जितने सारे अंग होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रेशर के साथ फेंका जाता है, इसलिए ये दीवार क्या होती है, मोटी होती है कंपैरिजन इसके, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें हैं कि इसका कितना भाग होता है, इसका कितना भाग होता है हार्ट में, सारी चीज़ें, लेकिन वो हमें नहीं पढ़नी है। सो ये था हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और हार्ट के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे बात करती हूँ हृदय में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हम ब्लड डायग्राम के थ्रू पढ़ लेते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बात करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हार्ट कैसे कार्य करता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है हार्ट की। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं अब सारी चीज़ें बता देती हूँ इसमें क्या है। देखिए, ये यहाँ पे मैंने छोटी छोटी जो बनाई है इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है सिराएँ। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी दो मैंने बनाई हैं, ठीक है, जो कि महासिराएँ हैं। महासिराएँ एक्चुअली में क्या है, सिराएँ ही हैं, लेकिन उनका आकार थोड़ा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो आकार जब मोटा हो जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, महाशिराएँ कहलाती हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं कॉल कर दूँ। सॉरी फ्रेंड्स, वो ना मोबाइल कॉल आ रही थी तो उसको बंद करना पड़ा, वरना मैं आगे काम नहीं कर पाती। सो चलिए, मैं बात कर रही थी मैकेनिज़्म की। ठीक है, सो मैकेनिज़्म में मैं पहले इस स्ट्रक्चर को बता देती हूँ क्या सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये मैंने हार्ट बनाया है जिसके ये चैम्बर हैं, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड एंड थर्ड, फोर चैम्बर बनाया है। ठीक है, ये मैंने मोटी मोटी जो यहाँ पर बनाई तो इनको महासिराएँ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी बनाई, इनको सिराएँ बोलते हैं। एक्चुअली में सिराएँ और महासिराओं में क्या अंतर है जी, हाँ थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिराएँ क्या है, पतली होती हैं, और जो महाशिराएँ क्या है, वही सिराएँ अपन जब मोटी हो जाती हैं, उनका आकार मोटा हो जाता है तो वो महाशिराएँ कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे हार्ट से निकली है वो क्या है, वहाँ पर क्या होगी, मोटाई ज़्यादा होगी, धीरे धीरे आ जाएंगी हमारे हाथों में। तो यहाँ पर भी मोटाई, अगर एक ही जैसी हर जगह मोटाई होगी तो एक बार सोच के देखिए, क्या हमारे सारे जो ऐसा दिख रहा है क्या ऐसा रहेगा। सो इनका आकार क्या होता है, मोटाई जो होती है वो थोड़ा सा पतली और मोटी होती रहती है। तो पतली मोटी समझ में आया, मोटी हुई तो महासिराएँ हो गई, बहुत ही पतली पतली हो गई तो सिराएँ हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने वॉल्व नहीं दिखाया वो, ठीक है, जो कि वहाँ पहले मैंने बताया था। इधर क्या होता है, कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, तो इधर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, क्या नाम होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। एक चीज़ और, यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इधर जो ऊपर की तरफ सिरा जाती है वहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसका नाम है हाइवर्शियन वॉल्व। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ सिरा जा रही है उसका नाम है यूस्टैचियन वॉल्व। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या है, एक प्रकार की ये क्या चीज़ है अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि वहाँ जब समझाऊंगी ना तो काफ़ी बेटर समझ में आएगा। फिर उसके बाद ये मैंने लंग्स बनाया है यहाँ पर, फिर एक यहाँ से क्या जा रही है वो भी मैं बताऊंगी ये क्या जा रही है। ठीक है, ये एक चीज़ बता दूँ मैं, चलिए बता ही देती हूँ। ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है तो ये क्या होगी, कौन सी ब्लड वेसल्स होगी, कौन सी रुधिर वाहिनी होगी, ये वेन होगी या सिरा होगी। हमने पहले ही सिरा और वेन्स को बताया है, तो आप एक बार सोच के देखिए ये क्या हो सकती है। ये हार्ट से कहाँ जा रही है, लंग्स की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये धमनी है। ठीक है, ये क्या है, धमनी है, क्योंकि जो हार्ट से कहाँ जाती है, अंगों की तरफ जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये हार्ट से अंगों की ओर जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धमनी बोलते हैं। और साथ में एक और नाम है उसका, वो है पल्मोनरी। हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पल्मोनरी धमनी बोलूँगी। ठीक है, पल्मोनरी। फुसफुस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लंग्स है ना इसको फुसफुस भी बोला जाता है, फुफ्फुस है। ठीक है, ये नाम होता है फुफ्फुस, ये कुछ नहीं है, ये फुफ्फुस है। ठीक है, तो इसको फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं। अब देखिए, ये अंगों से हार्ट की तरफ जा रही है तो ये क्या है, सिरा है, सिरा है, लेकिन कौन सी सिरा है, पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। ये दोनों एक हार्ट, एक क्या कर रही है, लंग्स की तरफ जा रही है, इसलिए फुसफुस नाम रख दिया गया। अब लंग्स भी क्या है, एक अंग है ना, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है तो क्या कहलाएगी, ये पल्मोनरी धमनी कहलाएगी, धमनी है और लंग्स की तरफ जा रही है, इसलिए क्या है, पल्मोनरी नाम रखा गया, फुसफुस रखा गया। और यहाँ से अंगों से हार्ट की तरफ जो जा रही है वो क्या है, सिरा है, और इसका एक और ये पल्मोनरी नाम रखा गया, फुसफुस रखा गया, क्योंकि ये लंग्स से इधर जा रही है। तो थोड़ा क्लियर हुआ आपको, यानी ये अंगों से जा रही है, मैं लंग्स दिखा रही हूँ क्योंकि प्योरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें ये हैं।
तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, महाधमनी बनाया, जिसे एरोटा बोलते हैं, एओर्टा, ठीक है, एरोटा, ठीक है। यहाँ से महाधमनी, धमनी महाधमनी क्या है, तो वही चीज़ जैसे सिरा और महासिरा हो गई, पतले आकार में सिराएं हैं और मोटे आकार में महासिरा। वैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ही बहुत सारी क्या होती है, पतली पतली महाधमनी लगी, धमनियाँ लगी होती हैं, जो कि महाधमनी से क्या करती हैं, ब्लड को लेती हैं और सारे बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। अब आइए हम जो क्रियाविधि है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे ये क्या है, मैंने मान लिया हमारी बॉडी है, ठीक है। जो ये सिराएं हैं, ऊपर की जो सिराएं हैं, इनका नाम होता है, एक का नाम है, ये नाम है सुपीरियर वेना कावा इनको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। हिंदी में अग्र महासिरा, इसको बोलते हैं पश्च महासिरा। जो अग्र महासिरा है ये क्या करती है, ऊपर के जितने सारे अंग हैं उनसे क्या करती है, ब्लड को लाती है, सारी सिराएं इकट्ठा करके ब्लड को लाती है। कहाँ देती है, इसको देती है, ये क्या है, महाधमनी है। वैसे ही नीचे से जितने सारे अंग हैं, वहाँ जितनी सारी सिराएं प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती है, ब्लड को लेके आती है और इसको देती हैं, पश्च महासिरा को देती हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। ऊपर से सारी सिराएं लाई, ब्लड को किसको दिया, इसको दिया, किसको, अग्र महासिरा को। नीचे से सारी सिराएं लेकर आई, ब्लड को किसको देती हैं, पश्च महासिरा को देती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ब्लड कहाँ आता है, इस दाहिने अलिंद में आता है। ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड आता है, तो यहाँ से ब्लड होते हुए कहाँ आया भाई, यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पे इस राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रियम, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट वेंट्रियम है, मैं क्या बोल रही हूँ, ये है राइट वेंट्रियम, ठीक है। ये है दाहिना निलय, ठीक है। देखिए यहाँ से सारे सिराएं ब्लड को लाई यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर से सारे सिराएं लाई ब्लड को यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया ब्लड, ठीक है। ये क्या है, दाहिना अलिंद है। अब दाहिने अलिंद से ब्लड कहाँ आएगा, दाहिने निलय में आएगा। सो यहाँ से ब्लड कहाँ आया, यहाँ पर आया। उसके बाद क्या होता है, जो दाहिना निलय है, यहाँ से ब्लड इस वॉल्व से होते हुए इस वाली पाइप में आता है, ठीक है। अब ये शुद्ध होने के लिए आ रहा है ना, नीचे से सारा ब्लड अंगों से आ रहा है, ऊपर से सारा ब्लड आ रहा है, हार्ट में जा रहा है, तो ये क्या होगा, शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ से सारा ब्लड कहाँ आता है, इस तरफ आता है, यानी हमारे दाहिने तरफ आता है। और इसका मतलब क्या हुआ, दाहिने तरफ कैसा जो रक्त बहता है, रुधिर बहता है, वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। यहाँ ब्लड होते हुए यहाँ आता है, ठीक है, इस पाइप में आता है। सो इस पाइप में, जो ये पाइप है, इसमें कौन सा ब्लड जो बह रहा है, फ्लो हो रहा है, कौन सा ब्लड है, थोड़ा सा सोच के देखिए। सारी सिराएं हार्ट में लाई, किस लिए, शुद्ध होने के लिए लाई थी, लेकिन अभी तो शुद्ध हुआ नहीं, अभी तो ये जा रहा है हार्ट से होते हुए, है ना। सो ये कैसा ब्लड है, इसमें CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसलिए ये कैसा ब्लड होगा, ये होगा अशुद्ध ब्लड, ठीक है। ओवरऑल क्या कह सकते हैं, ये कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, अशुद्ध है, जो कि किस लिए जा रहा है, शुद्ध होने के लिए जा रहा है। और ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है लंग्स में, और उसके बाद क्या होता है, इसका प्योरिफिकेशन होता है, यहाँ पे ये शुद्ध होता है। अब प्योरिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि पहले बहुत गंदा था, बाद में इसको क्या किया, क्लीन किया गया, नहीं। प्योरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद इसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स क्या करता है, बाहर फेंक देता है। सो जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें मिला दी जाती है, यहाँ पर क्या करा जाता है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है, और CO2 को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। सो जब ये जो ब्लड यहाँ पर फ्लो कर रहा था इस धमनी में, ठीक है, धमनी नाम क्यों पड़ा, मैंने पहले ये बताया, ये हार्ट से आ रही है अंगों की तरफ, इसलिए धमनी नाम पड़ा। पल्मोनरी या फुसफुस क्यों बोला जाता है, इस लंग्स की वजह से बोला जाता है, ठीक है। सो ये है धमनी, बट इसमें कौन सा ब्लड बह रहा है, इम्प्योर ब्लड बह रहा है। यही हम लोग एक्सेप्शन में याद रखते हैं कि ये जो धमनी है, एक ऐसी धमनी है जिसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। अब आइए आगे बात करते हैं। ये ब्लड भाई कहाँ गया भाई, लंग्स में। जब लंग्स के पास पहुंचा तो लंग्स ने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन मिला दी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके बाहर कर देता है एटमॉस्फेयर में। सो अब इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो उसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड, यानी यहाँ क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यहाँ मैं O2 दिखा रही हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि कहाँ जाता है, हमारे इस हार्ट में जाता है, ठीक है। हार्ट में ये कौन सा है, तो ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये क्या है,
लेफ्ट आर्टरियम यानी कि हमारा बायां अलिंद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये ब्लड कहाँ आता है, तो ये आता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, यानी कि हमारे बाएं निलय में आता है। सो बाएं निलय से क्या होता है, ब्लड इस धमनी में आता है, यानी जो ये महाधमनी है यहाँ आता है, और इस महाधमनी से क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र हुआ, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आइए यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ बात किया। अब ये जो ये वाली नली है, जो ये पाइप है, ये अंगों से कहाँ जा रही, हार्ट की तरफ जा रही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। इसको पल्मोनरी या फुसफुस की बोलते हैं, तो ये इस लंग्स की वजह से बोलते हैं। लंग्स को फुफ्फुस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, सिरा है। अब ये सिरा क्यों नाम पड़ा, आपको समझ में आया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा ब्लड बह रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं कि कैसा बह रहा है, प्योर ब्लड बह रहा है। सो यहाँ पर कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। सो शुद्ध जो रक्त होता है वो किस सिरा में, एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी सिरा, ठीक है। और कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो है पल्मोनरी धमनी। तो आपको समझ में आया ये मैकेनिज्म। एक बार फिर से आप इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता हो पहली बार में ना समझ में आया हो। देखिए अब मैं यहाँ से बात करती हूँ, मैं अपने बॉडी से बात करूँगी, ये तो मैंने सारा समझा दिया आपको। देखिए क्या होता है, हमारा हार्ट इधर दाहिने तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारे लंग्स हैं उनके बीचों बीच में थोड़ा सा सॉरी, जो हमारा लंग्स है उसके बीचों बीच में थोड़ा सा दाहिने तरफ क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हमारे इधर प्रेजेंट होती है क्या, अग्र महाशिरा, और नीचे की तरफ फर्स्ट महाशिरा प्रेजेंट होती है। नीचे से सारे वेन्स जो होती हैं, जितनी सिराएं होती हैं, ब्लड को लेके आती हैं, भैया कहाँ दे देती हैं, फर्स्ट महाशिरा को दे देती हैं। ऊपर से सारी लाई हमारे अग्र महाशिरा को दे दी। उसके बाद क्या होता है, हमारे किस में जाता है, दाहिने अलिंद में जाता है, दाहिने अलिंद से दायां निलय में जाता है। फिर दायां निलय से हमारा जो ब्लड होता है किस पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, मतलब किस पाइप के थ्रू, लंग्स में जाता है, तो वो जाता है पल्मोनरी धमनी के थ्रू। बिकॉज ये क्या है, हार्ट से अंगों की तरफ जा रही पाइप, इसलिए इसको धमनी बोला गया। सो इस धमनी के थ्रू कहाँ जाता है ब्लड, लंग्स में जाता है, वहाँ प्योरिफिकेशन इसका होता है, ठीक है। जब ये शुद्ध हो जाता है तो फिर ऊपर से एक पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड कहाँ आता है, तो हमारे दाहिने अलिंद में आता है, सॉरी बाएं अलिंद में आता है, ठीक है। और बाएं अलिंद के बाद बायां निलय से बाहर, ठीक है, धमनियाँ प्रेजेंट होती है। महाधमनी से बहुत सारी आगे धमनियाँ प्रेजेंट होती हैं, उनसे होते हुए क्या होता है, ब्लड हमारा पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। सो पहले ब्लड सारी सिराओं से कहाँ आया, एक मिनट, ये दाया बाया में कन्फ्यूज़न होता है। देखिए सारी सिराएं ब्लड को लाई हमारे दाहिने अलिंद में, दाहिने से दाया निलय से पल्मोनरी धमनी, ठीक है। पल्मोनरी धमनी से क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स प्योरीफाई होके, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के बाद क्या होता है, बायां अलिंद बायां निलय, दाहिना अलिंद दायां निलय, पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी वेन, फिर उसके बाद बायां अलिंद बायां निलय, पूरी बॉडी। तो ये हुआ हमारा सर्कुलेशन ब्लड का, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है, हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं कि याद रखने वाली चीज़ क्या है। वैसे ये मैकेनिज़्म अगर आपको अच्छे से तैयार हो गए तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन मैंने आराम से बता सकते हैं। याद ये रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सारी धमनियाँ जो होती हैं वो प्योर ब्लड को ले जाती हैं। जनरली मैंने क्या पढ़ा है, मोस्टली ऐसा होता है कि जितनी सारी धमनियाँ हैं उनमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। सारी धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये अपवाद नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, और वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे याद रखना है, सारी सिराओं में इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक ऐसी सिरा है जिसमें कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी सिरा, ठीक है। ये भी कोई अपवाद नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है तो अपवाद याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बना था आपको मैं बता दूँ। क्वेश्चन ये था, क्या सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है,
क्या सारी धमनियों में? तो जी नहीं, एक ऐसी धमनी है जिसमें कैसा अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बना था क्या सारी शिराओं में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है? नहीं, एक ऐसी शिरा है जिसमें क्या होता है, प्योर ब्लड भी बहता है। ठीक है, ये दो पॉइंट बने थे। तीसरा बना था कुछ शिराओं में इम्प्योर ब्लड भी बहता है और कुछ में इम्प्योर ब्लड बहता है, तो कुछ नहीं, एक है जिसमें ऐसा होता है। तो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ तो बताऊंगी, बट यहाँ पे यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है कि जितनी सारी धमनियाँ उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है, लेकिन एक ऐसी है जिसमें इम्प्योर बहता है। तो अगर क्वेश्चन बने क्या सारी धमनियों में ऐसा होता है, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। वैसे वेन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे बात करती हूँ थोड़ा सा मैकेनिज्म, क्या आपको मतलब एक आरेख के थ्रू मैं बता दूँ क्या? चलिए मैं उसको बता देती हूँ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, है ना। आप ये सारी चीज़ें सारे के सारे पीडीएफ क्लास के ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक आरेख के थ्रू सारी चीज़ें समझा देती हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आरेख है, देख लीजिए, है ना, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी मैकेनिज्म बताई है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में, उस चीज़ को बताया, उस चीज़ को मैंने इस आरेख में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहा। देखिए क्या है, ये है, मैंने बताया कि संपूर्ण जो शरीर है, वो संपूर्ण शरीर से क्या होता है, ब्लड महाशिराओं, कई सारी शिराएँ होती हैं, उनसे होता हुआ कहाँ आता है, महाशिराओं में आता है, जो कि कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड होता है। उसके बाद कहाँ जाता है, ये दाएं अलिंद में जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है। ठीक है, राइट आर्टरियम से कहाँ जाता है, ये दाएं निलय में जाता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ जाता है। इनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, जो ब्लड है वो फिर से वापस उस अलिंद में या निलय में ना जाए। ठीक है, सॉरी, हाँ, अलिंद में ना जाए। आगे बात करते हैं, जो दायां निलय है, इससे ब्लड कहाँ जाता है, तो लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ से कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो यहाँ से दाएं निलय से कहाँ जाएगा, लंग्स में प्योरीफाई होगा। वो किस जो वेन है, सॉरी, किस पाइप के थ्रू जाएगा या किस ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, वो है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, यहाँ मैंने CO2 करके दिखाया, यानी कि इम्प्योर ब्लड है। इसे बोला जाता है फुफ्फुस धमनी, सॉरी फुफ्फुस, हाँ, फुसफुस धमनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, यहीं से क्वेश्चन ही बना है, फुसफुस धमनी। ठीक है, इसके थ्रू ब्लड कहाँ आता है, लंग्स में प्योरीफाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्योरीफिकेशन होता है, प्योरीफिकेशन होता है। जब शुद्ध हो जाता है ब्लड, लंग्स क्या करता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। ये क्या करता है, O2 इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, O2 को इसमें इन करता है, CO2 को क्या करता है, बाहर कर देता है। लंग्स के बाद आगे देखिए क्या होता है, इस वेन्स, सॉरी वेन नहीं बोलेंगे, मैं वेन बोल देती हूँ। यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड आता है हमारे बाएं अलिंद में। यहाँ पे कैसा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है, इसमें कैसा ब्लड बह रहा है, तो प्योर ब्लड बह रहा है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं फुसफुस नहीं, ऐसे, अरे देखो, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से कहाँ आता है ब्लड, हमारे बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद, अब यहाँ से प्योर ब्लड आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड, लंग्स के बाद प्योर ब्लड। ठीक है, सो यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, बाएं निलय में जाता है। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। एक दूसरा नाम है इसका मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये बाएं निलय में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, महाधमनी के थ्रू पूरी बॉडी में, महाधमनी के थ्रू क्या किया जाता है, पूरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र किया जाता है। महाधमनी के बाद क्या होता है, बहुत सारी धमनियाँ प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पर कई सारी शिराएँ आके कहाँ आती हैं, महाशिराओं में आती है, वैसे धमनियों से आगे महाधमनी से आगे धमनियाँ होती हैं। ठीक है, सो बाएं निलय से ब्लड कहाँ जाता है, महाधमनी से होते पूरी बॉडी में क्या किया जाता है,
जाता है, फेंक दिया जाता है, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये था थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैकेनिज्म समझने के लिए एक आरेख, आप इसको बना लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आगे में बस थोड़े से पॉइंट बचे हैं जिसमें स्पंदन दर क्या होता है, हाँ हाइड्रा में स्पंज में कैसे होता है, तो 1-2 लाइनें उसमें याद रखनी है। और देखा जाए तो यहाँ से हार्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई। 1-2 लाइनें और बची हैं जिनको मैं करा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सिर्फ इस चैप्टर में ये लास्ट बचा हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हार्ट बीट क्या होता है, हृदय स्पंदन क्या होता है। इसका मतलब होता है जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, हृदय की धड़कन, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं हृदय स्पंदन। ये क्या होता है, देखिए हार्ट बीट या हृदय स्पंदन जो है वो क्या है, तो जब हृदय क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है, तो उससे क्या होता है, धड़कन का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन कहा जाता है। अब एक धड़कन यानी एक हार्ट बीट कब होगी, जब एक बार हृदय क्या होगा, सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, तो वो क्या कहलाएगी, एक धड़कन कहलाएगी। सो इस प्रकार 1 मिनट में कितनी बार हृदय की धड़कन, जो मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट फैलता है और कितनी बार सिकुड़ता है, ठीक है, ये दोनों की बात करी जा रही है। एक बार सिकुड़े और एक बार फैले, दोनों मिलाकर एक धड़कन बनती है। सो इस प्रकार 1 मिनट में कितनी होंगी, 72 से 80 एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने यहाँ पे सिर्फ 72 टाइम्स लिखा है, ठीक है, क्योंकि जनरली 72 आता भी है ऑप्शन में और 72 टाइम्स होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो जब हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, तो हृदय की धड़कन का निर्माण होता है। सो यही लिखा मैंने, हार्ट बीट बराबर सिस्टोल प्लस डायस्टोल, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है एक हार्ट बीट बराबर एक सिस्टोल एक डायस्टोल, ठीक है, यानी एक बार हार्ट का सिकुड़ना, एक बार फैलना, जिससे क्या होगा, एक धड़कन का निर्माण होगा, किसकी, हृदय की, ठीक है। सो इस प्रकार 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य की जो हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, वो कितनी होती है, 72 से 80 टाइम्स। मैंने बताया ये एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने यहाँ सिर्फ 72 लिखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो उसका मतलब समझ में आया क्या होता है कि जो पाइपें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड का जो फ्लो है वो क्या है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी जो ब्लड वेसल्स यानी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जो धमनी और सिरा हैं, इनमें ब्लड का जो प्रेशर है, जिस फ्लो से बहता है, वही क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है, जिसे जनरली हम लोग बोलते हैं बीपी, ठीक है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, जो कि कितना होता है, 120 और 80 होता है। 120 क्या है, 180 क्या है, तो 120 वो है जब क्या होता है, हृदय सिकुड़ता है, यानी सिस्टोलिक कंडीशन, जब सिकुड़ेगा, मतलब जैसे मैं क्या करूँगी, खूब तेज़ से बैलून में मैंने क्या किया, हवा भरी, ठीक है, और उसको बहुत तेज़ी से दबाया, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत तेज़ी से उसमें जो एयर होगी बाहर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ होता है, जब हृदय सिकुड़ता है ना, तो ब्लड काफ़ी तेज़ी से बाहर जाता है, ठीक है। सो जो ये किसके थ्रू होता है, धमनियों के थ्रू होता है ना, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, 120 होता है, काफ़ी तेज़ी से फेंकता है ताकि वापस ना आए, ठीक है। और ये 80 किसका होता है, ये होता है हृदय जब फैलता है, जब ब्लड उसमें इंटर करता है, तो वो प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। और जब हार्ट से ब्लड बाहर होता है तो वो प्रेशर कितना होता है, 120 होता है। यूनिट होती है mmHg, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ब्लड प्रेशर क्या होता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, लिखा है जो हार्ट बीट होती है ना, उसको मापने का एक यंत्र है, ठीक है, जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, ठीक है। क्या नाम है, स्टेथोस्कोप, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है, इसकी खोज किसने करी थी, तो वो किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया, विलियम हार्वे ने। तो ये था हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो है स्पंज और हाइड्रा के बारे में। और ये क्वेश्चन जूनियर सुपरटेंडेंट में पूछा जा चुका है। देखिए इसमें क्या है,
इसमें क्या होता है, कोई भी जनरली देखा जाए तो हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके परिवहन के लिए कोई ना कोई प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट होती है बस। बट इसमें क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट होता, तो इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, इसका कारण क्या है, ये बहुत पहले के, मतलब सबसे बहुत पहले के हैं, ठीक है। जैसे नहीं, कोई चीज़ धीरे धीरे पहली बार कोई चीज़ लॉन्च होती है तो उसमें कुछ मॉडिफाई होके आगे आता है, फिर आगे और मॉडिफाई होके आता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। ये बहुत पहले के सारे एनिमल हैं, ठीक है, जो कि क्या है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब की बात करी जाए, मतलब जैसे हम लोग में सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे कोई चीज़ लॉन्च होती जाती है ना, मतलब क्या होता है, पहले वो उसमें कुछ फीचर कम थे, फिर बाद में से मोबाइल के देख लो भाई, अब तो अलग अलग तरीके से अलग अलग फीचर प्रेजेंट है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है। वैसे जो भगवान है ना, वो भी जितने सारे ऑर्गेनिज्म बनाए ना, उसमें मॉडिफिकेशन करते रहे। सो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ उससे पहले के एनिमल है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर जैसे अदर जो एनिमल है, अदर जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन के लिए, कोई भी पोषक पदार्थ को इधर उधर ले जाने के लिए, ठीक है, जितने उत्सर्जक पदार्थ हैं उनके लिए, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ब्लड के समान कोई भी तरल पदार्थ नहीं प्रेजेंट होता है। आगे क्या है, अब नहीं प्रेजेंट होता तो काम कैसे करते हैं, तो देखिए, जिस जल में ये रहते हैं, ठीक है, ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में क्या करता है, इंटर करता है। जो वाटर होता है वही उसमें इंटर करता है और उनको भोजन और साथ में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है, ठीक है। जिस जल में रहते हैं वही क्या करता है, इनकी बॉडी में इंटर करता है। आप जब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप का जो स्पंज और हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, स्पंज का यहाँ पे क्या होता है, ऐसे छेद छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, ऐसे बनता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये हाइड्रा है, बहुत सारे ऐसे लगे रहते हैं एक लाइन से, अब इतना अच्छे से नहीं बन रहा, लेकिन हाँ इस टाइप से हाइड्रा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, जिस जल में ये रहते हैं वही जल इनकी बॉडी के अंदर जाता है और क्या करता है, भोजन को और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। जब जल बाहर निकलता है, जब वो जल बाहर निकलता है तो क्या करता है, वह अपने साथ CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पदार्थ है इनका, ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको भी क्या करता है, अपने साथ लाता है। तो ये प्रोसेस होता है इनके अंदर। अतः इनमें सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं क्या जल रहा है। अतः इनमें सर्कुलेशन के लिए ब्लड के समान किसी लिक्विड की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज़रूर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उतना ही करा रही हूँ जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, NCERT में आप पूरा उठा के देख लीजिए, मैं हर एक ये एक चैप्टर में दो चीज़ें, प्लांट का भी ट्रांसपोरेशन था और एनिमल का भी ट्रांसपोरेशन था। मैंने दोनों को अलग अलग करके पढ़ा, दोनों को अलग किया, कुछ चीज़ें एडिशनल है इसमें, लेकिन क्लास में 6 to 8 NCERT में जितना दे रखा है उसका एक भी चीज़ इधर उधर नहीं, आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। सो ये स्पंज वाला अच्छे से याद रखना, इसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही पूछा गया था, ऑप्शन में दे रखा था कि किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिस जल में ये रहते हैं वही जल इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है और उसके बाद इनके भोजन ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जब वो जल बाहर निकलता है तो उसी के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है, कोई भी ब्लड के समान कोई भी तरल पदार्थ नहीं प्रेजेंट होता कि ये सारी चीज़ें जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनका इधर उधर परिवहन कर सके। सो आपको समझ में आया स्पंज और हाइड्रा के बारे में, हार्ट बीट क्या होती है, ब्लड प्रेशर का क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम था एनिमल में कैसे क्या होता है, ट्रांसपोरेशन होता है, यानी हमें पढ़ना था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और हाइड्रा के बारे में, स्पंज के बारे में। ज़्यादा डिटेल नहीं, बस इतना सा पढ़ना था, क्योंकि सर्कुलेशन से रिलेटेड है तो सर्कुलेशन की ही बात करनी थी, ठीक है। सो कैसी लगी सारी क्लासेस ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि सबको अच्छे खासे नंबर आ सके, ठीक है, बेनिफिट्स मिले इसका। सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।